दोस्तों, एक लड़का जिसकी उम्र 28 साल होती है और वह मुंबई के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने का इंतजार कर रहा होता है और वहीं पे बैठा होता है। और थोड़ी देर के बाद वो ट्रेन अनाउंसमेंट होता है कि 1 घंटे लेट चल रही है और वहीं बैठ के इंतजार कर रहा होता है। तभी 1 घंटा हो जाता है और ट्रेन भी आ जाती है और ट्रेन में वो सीट होता है जहाँ उसकी बोगी होती है, उसी में जाकर के बैठ जाता है अपनी सीट पे और बैठ कर के ट्रेन चलने का इंतजार करने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद अचानक एक ऐसी घटना घटती है, एक लड़की भागी-भागी सी आती है और आने के बाद वो तुरंत जो अमन होता है, उस लड़के का नाम अमन होता है। जब अमन के पास आती है, वो तुरंत उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में है, आप कुछ मत सोचिए और मुझे बचा लीजिए, प्लीज़। जब ऐसे सुनता है अमन बार-बार, तो वो सोच लेता है कि सच में कोई किसी घटना का शिकार हो गई है, चाहे कोई इसे कुछ परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं, इसे बचाना हमारा फ़र्ज़ है। और वो तुरंत उसको अपना कंबल ओढ़ा देता है और लेट जाता है उसके साथ में। क्योंकि कोई भी आएगा तो उससे ही पूछेगा, वो अपना बता देगा। और तभी देखते ही देखते थोड़ी देर में 4-5 लोग उस बोगी में घुसते हैं और घुसते हैं तो बहुत ही देखने में भयानक से लगते हैं, क्योंकि वो लंबे-लंबे से होते हैं और देखने में तो बिल्कुल लगते हैं कि जैसे कोई गुंडा मवाली हो। और वो लोग पूछने लगते हैं कि इधर एक लड़की आई 24-25 साल की उसकी उम्र है, लेकिन सारे लोगों ने मना कर दिया। वो बोला नहीं, यहाँ पे कोई लड़की नहीं आई। और इसके बाद वो जब ट्रेन का जो हॉर्न होता है वो बजता है कि अब रफ्तार पकड़ने वाली ट्रेन है, वो चल देती है, तभी वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। दोस्तों, आखिर क्या बात थी कि वो लड़की एकाएक आकर के अमन के पास अपनी जान की दुआएँ माँगने लगती है और कहती है कि मुझे बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में है, मुझे आप बचा लीजिए प्लीज़, आप कुछ मत सोचिए। ऐसा क्या उसके साथ हुआ था कि वो इतना सब कुछ कह रही थी और अपनी जान की भीख माँग रही थी? दोस्तों, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, कहानी को विस्तार से जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी है, आपके दिल को छू जाने वाली कहानी है। वाक़ई में बहुत ही मज़ेदार कहानी है। थोड़ा-सा आप टाइम निकाल कर के सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी मुंबई की है। मुंबई में एक बहुत ही अच्छा परिवार होता है और काफ़ी अमीर लोग होते हैं, उनका कारोबार भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, पिता का नाम रामदास होता है। रामदास जी बहुत ही अच्छे होते हैं, उनका जो कारोबार होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया होते हैं वो लोग, उनका परिवार भी बहुत अच्छा होता है। और उनके परिवार में उनकी एक वाइफ़ होती है और एक बेटी और बेटा। बेटी का नाम कविता होता है, बेटे का नाम प्रिंस होता है और परिवार काफ़ी खुशहाली से रह रहा होता है और परिवार में काफ़ी तालमेल भी होता है। जो उनका बड़ा बेटा होता है, वो आगे की पढ़ाई कर रहा होता है और जो कविता होती है, वो 12th पास कर रही होती है। और उसी टाइम वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मुझे डॉक्टर बनना है और मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूँगी। उसके पिताजी कहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्यों नहीं डॉक्टर बनोगी? तुम अपना पढ़ाई करो और जो भी पैसा लगेगा मैं लगाऊँगा, लेकिन तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। वो कहती है कि हाँ, और इसी के लिए उसने एक कोचिंग पकड़ लिए थे और कोचिंग में अपना एडमिशन करा लिया था। और रोज़ उसका काम होता था, वो स्कूटी से जाती थी, आती थी। और एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा वाक़या होता है कि 4 चक्के गाड़ी में 4-5 लोग उधर से आ रहे होते हैं और इधर से ये जा रही होती है अपनी स्कूटी लेकर। वो लोग, ये तो किनारे से होती है, लेकिन वो लोग ले आकर के उसकी गाड़ी में थोड़ा-सा एक्सीडेंट टाइप का कर देते हैं, लेकिन वो वहीं पे गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। जब उसमें से लोग उतरते हैं तो उसे तुरंत ही कहते हैं कि स्कूटी यहीं पे छोड़ो, हम तुम्हें ले चलते हैं अस्पताल में और वहाँ पे तुम्हारा इलाज करा देंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी से लगा है। तभी जो आस-पास के लोग होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि सच में बहुत ही दयावान लोग हैं, इसे लेकर के जा रहे हैं क्योंकि इनकी ही गाड़ी से ठोकर लगी है। और इसके बाद कविता को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं
कविता मना कर रही होती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊँगी, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती उसे उठा के अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसे कोठे पर लेकर के जाते हैं, जो मुंबई का बहुत ही बड़ा कोठा होता है, उस पर लेकर के जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो जो कविता होती है वो देखती है तो ये मैं हॉस्पिटल में तो आई नहीं हूँ और वहाँ पे जब वो देखती है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है कि मैं कहाँ आ गई। और जो लोग ले गए होते हैं उसका सौदा करते हैं और बातचीत करके पैसे की बातचीत होती है उस मालकिन से, जो कोठे की मालकिन होती है, और बातचीत करने के बाद वो लोग उसे बेच करके वहाँ से चले आते हैं। अब इसके बाद जो कविता होती है वो समझ जाती है कि मेरी ज़िंदगी अब बिल्कुल नर्क बनने वाली है और होता भी ऐसा है। अब कहीं से भी उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है और धीरे-धीरे समय गुजरने लगता है। 2 साल हो जाते हैं उसको उसी कोठे पर और इधर उसके माता-पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। हर तरह, हर जगह पे पुलिस स्टेशनों में उसकी एफआईआर होती है, उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता है। वो जो उसके माता-पिता होते हैं, रामदास जी, उनकी पत्नी, उनके जो बेटे होते हैं, यानी कि कविता का भाई, वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और समझ जाते हैं कि हमारी बेटी को किसी ने मार दिया या फिर कहीं पे उसको मार-काट करके फेंक दिया। वो लोग समझ जाते हैं कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और इसके बाद धीरे-धीरे अब समय गुजरने लगता है और जब 2 साल का समय हो जाता है, तो ऐसा बताया जाता है कि जो कोठे पर लड़कियाँ होती हैं, उसको 6 महीने, साल भर में एक बार उसे ज़रूर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, उसको चेकअप के लिए कि इसकी बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं है। और ऐसा कविता के साथ भी होता है, वो लड़कियों के साथ में हॉस्पिटल में आती है और उसका भी चेकअप कराया जाता है। लेकिन वो जो नर्स होती है, वो नर्स से अपनी सारी बातें बताती है और कहती है कि मेरी आप बीती है ये, कृपया करके मुझे बचा लीजिए। लेकिन वो नर्स कहती है कि बाहर वो लोग बैठे हैं, तुम कैसे जाओगी? लेकिन वो अपने जान की भीख माँगती है और कहती है कि दीदी आप मुझे बचा सकती हैं, किसी तरह मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए, आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी। तभी वो नर्स उस पे दया आ जाती है और वो पीछे के रास्ते से उसे बाहर निकाल देती है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जब वहाँ से निकल जाती है तो उसे रास्ता ही नहीं पता होता है कि मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन वहाँ से कुछ ही दूरी पर रेलवे स्टेशन होता है। जब वहाँ पे दौड़ते-दौड़ते भागते वो स्टेशन पर आती है तो उसे समझ में नहीं आता है कि मैं किस गाड़ी में जाऊँगी और मैं अपने घर पे कैसे जाऊँगी? क्योंकि होती तो मुंबई में ही है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता है और तुरंत वो ट्रेन की बोगी में घुस जाती है और घुसने के बाद जो अमन होता है वो अमन के पास चली जाती है और अपनी जान की भीख माँगने लगती है और कहती है कि आप मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मेरी ज़िंदगी खतरे में है और मुझे वो लोग मार देंगे अगर मैं मिल गई तो। तभी जो अमन होता है उसको भी दया आ जाती है, इंसानियत के नाते वो सोचता है इस लड़की की हेल्प करना मेरा कर्तव्य है और इसके लिए वो तुरंत अपना कंबल में उसे छुपा देता है और तुरंत अपने साथ भी वो लेट जाता है उसको लेकर के। और तभी वहाँ पे 4-5 मुस्टंडे जैसे आते हैं और आने के बाद वो तुरंत इधर-उधर अपनी नज़रें दौड़ाने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि एक लड़की आई जिसकी उम्र 24 से 25 साल रही होगी। तभी सारे लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई लड़की नहीं है। तभी गाड़ी का हॉर्न बज जाता है कि अब गाड़ी चलने वाली है। जो लोग 4-5 लोग घुसे होते हैं वो लोग वहीं पे उतर जाते हैं और ट्रेन चल देती है। थोड़ी देर के बाद जब ट्रेन कुछ आगे निकल जाती है तो जो अमन होता है वो कविता को जगाता है, कहता है कि उठो, तुम अपना नाम बताओ और क्या बात थी कि वो लोग तुम्हें ढूँढ रहे थे। उठ के बैठती है और कहती है कि मैं अभी उस मूड में नहीं हूँ कि मैं आपको अपनी आप बीती बताऊँ, लेकिन मेरा नाम कविता है। इसके बाद जो अमन होता है, गाड़ी में खाना आता है ट्रेन में, वो खाना खरीदता है और दोनों लोग खाना खाते हैं और इसके बाद कविता को थोड़ी राहत की सांस आती है कि चलो मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ। और वो बोलती है कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है? तभी वो अमन बताता है कि ये ट्रेन लखनऊ जा रही है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, लेकिन तुम कहाँ की रहने वाली हो? वो बताती है कि मैं तो मुंबई की रहने वाली हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके साथ ही चलूँगी। जो अमन होता है वो सोच में पड़ जाता है कि यार ये मेरे साथ क्या करने जा रही है और वहाँ पे उसका कोई है भी नहीं, मैं कब तक इसको अपने साथ रखूँगा और लोग भी देखेंगे तो क्या कहेंगे कि गया था पेपर देने और क्या करके आ रहा है। लेकिन
वो फिर भी अपने मन को समझाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, बीच रास्ते में भी इसे छोड़ना अच्छी बात नहीं है। चलो, अगर इसका मूड ठीक होगा और अपने आप को कंफर्ट महसूस करेगी तो ज़रूर अपने बारे में सारी बात बताएगी। और जब वहाँ पे जाती है तो लखनऊ स्टेशन आ जाता है। अमन कहता है कि मैं अपने घर जाने वाला हूँ, तुम क्या कह रही हो? तभी कविता कहती है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे अपने साथ लेकर के चलिए। 2-4 दिन 10 दिन मैं वहाँ रहूँगी, उसके बाद मेरे पापा का भी नंबर है, मैं अपने पापा से बाद में बात करूँगी। मैं 2 साल से अपने परिवार से अलग हूँ। वो बोलता है कि बात बताओ क्या है? वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं आपके घर पे चल कर के आपको सारी बात बता दूँगी। लेकिन वो जैसे ही अपने ऑटो में बैठता अपने घर जाने के लिए, वहाँ से उतरने के बाद, तो ऑटो में ही वो कविता अपने जीवन की आप बीती सारी अपने अमन से बता देती है और सब कुछ बताती है कि मैं पढ़ने जा रही थी कोचिंग और वहीं पे मेरा एक्सीडेंट हो गया और इसके बाद उन लोगों ने कहा कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन हॉस्पिटल के बजाय मुझे कोठे पर ले जाया गया और मेरी सौदेबाजी हुई और उसके बाद मुझे बेच दिया गया और आज मेरी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। लेकिन मैं बहुत ही अच्छे घर की हूँ, मेरे पापा बहुत उनका बहुत ही अच्छा कारोबार है। मेरा एक भाई भी है, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाई-लिखाई भी करता है और शायद उसकी नौकरी भी लग गई होगी। इतनी बात कहती है और कहते-कहते वो रोने लगती है। तभी अमन कहता है कि तुम रो मत, कोई बात नहीं, तुम्हें जितना दिन भी रहना होगा मैं अपने परिवार से, अपने माता-पिता से बात कर लूँगा और उसके बाद तुम वहाँ पे रहना। जब तुमको आराम समझ में आए कि मैं अब जाने के लिए तैयार हूँ, तो तुम चली जाना। तभी कविता कहती है कि कोई बात नहीं और इसके बाद वो लोग अपने घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो अमन की एक बहन होती है जिसका नाम होता है रोशनी। रोशनी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि साथ में भैया के कौन आया है। वो तुरंत अपने माँ से चिल्लाती है और कहती है कि माँ देख भैया के साथ में कौन आया है, एक लड़की है। उसकी माँ आती है और आती है तो वो कहती है कि बेटा ये तुम्हारे साथ में कौन है और किसको लेकर के आए हो, तुम तो मुंबई गए थे, वहाँ पे भी तुम्हारा ना कोई रिश्ता है ना कोई नाता है, तुम किसको लेकर के आए हो? तभी वो कहता है कि माँ मैं अभी आपको सारी बातें बताता हूँ। और थोड़ी देर के बाद जब वो दोनों अपने माँ से मिलते हैं तो अमन सारी बातें अपनी माँ को और अपने पिताजी को बताता है। तभी वो लड़की कहती है कि माँ मैं बहुत ही मजबूर हूँ, मैं 2-4-10 दिन के बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसके जो माता-पिता होते हैं अमन के, उनको भी दया आ जाती है और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें जितना दिन रहना होगा तुम रहना बेटी, हमें तुम्हारे रहने से कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं बस ऐसे पूछ रहा था कि किसको लेकर के आया है। तुम्हारी इतनी दर्द भरी कहानी सुनकर मुझे तो बहुत ही दया आ रही है। और इसके बाद जो कविता होती है वहीं पे रहने लगती है और उसके एटीएम में कुछ पैसे होते हैं। उसके दूसरे ही दिन अमन को साथ में लेकर कविता बाजार जाती है और वहाँ से 30-35 हज़ार का वो राशन भरवाती है और अपने गाड़ी पे लोड करवाती है और लेकर के आती है। अमन बार-बार कहता है कि नहीं, इतना सारा कुछ मत करो, क्योंकि तुम्हें 2-4 दिन ही रहने हैं, जैसे हम लोग खा पी रहे हैं वैसे तुम भी खाना-पीना और यहाँ से चले जाना। लेकिन वो कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो अमीर घर की होती ही है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे होते हैं। और वो करती है, जब घर पे आती है तो उसके जो माता-पिता होते हैं अमन के, वो भी डाँटते हैं और कहते हैं कि बेटा तुमने ये क्या किया? ये अच्छी बात नहीं है। 2-4 दिन के लिए जब तुम्हें रहना है तो इतना सारा क्यों, कि बताओ एक गाड़ी सब सामान लेकर के आई हो। लेकिन कविता कहती है कि नहीं पिताजी, वो अपने जो अमन के माता-पिता होते हैं, उनको भी अपना माता-पिता मानने लगती है और धीरे-धीरे वहाँ पे रहने लगती है। और जो अमन की बहन होती है जिसका नाम रोशनी होता है, उसकी शादी 1 महीने बाद होती है। जब उसको पता चलता है कि रोशनी की शादी होने वाली है, उसकी शादी तय हो चुकी है, तभी उसके ससुराल से, रोशनी के ससुराल से फ़ोन आता है कि अगर आप लोग हमें गाड़ी नहीं देंगे, तो हम शादी नहीं कर पाएँगे। तभी जो उसके माता-पिता होते हैं अमन के, वो बहुत ही गिड़गिड़ाते हैं उनके सामने, रोते हैं और कहते हैं कि देखिए शादी को ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 1 महीना रह गए हैं। हम लोग इतने गरीब हैं, हम कहाँ से इतने पैसों का इंतज़ाम करके आपको गाड़ी देंगे। आप प्लीज़ कृपया करके ऐसा ना करें और ऐसा ना कहें कहें, क्योंकि हमारी बेटी से कौन शादी करेगा और कैसे होगा? आप लोग जो भी तय किए थे हमने किसी तरह करके इंतज़ाम कर दिए, लेकिन हम गाड़ी नहीं दे पाएँगे।
ऐसा कहते हैं, लेकिन वो लोग एक भी नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि अगर आपको शादी करनी है तो आप गाड़ी का इंतजाम कर लीजिएगा, तब तो हम आएंगे बारात लेकर के, नहीं तो हम नहीं आएंगे, आप अपनी बेटी का शादी कहीं और कर लीजिएगा। जब इतनी बात जो कविता होती है वो सुनती है, उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आजकल दुनिया में ऐसे भी लोग पड़े हैं। और इसके बाद वो अमन के पापा से बातचीत करती है और कहती है कि पिताजी आप परेशान ना होइए, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं उसमें से इंतजाम करती हूँ। और इसके बाद वो अपने खाते से 2 लाख रुपए निकालती है और उसको गाड़ी और शादी का जो भी इंतजाम होता है वो अपनी तरफ से कर देती है। और इसके बाद जब जो रोशनी की शादी होती है, बहुत ही धूमधाम से उसकी शादी होती है, जिसकी उसके पिताजी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे से संपन्न हो जाती है और इसके बाद जो रोशनी होती है वो अपने ससुराल चली जाती है। और जो कविता होती है और अमन, दोनों के बीच में अब धीरे धीरे लगाव शुरू हो जाता है और दोनों में प्यार बढ़ने लगता है और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जब कविता एक दिन ऐसे ही घर में खाना बना रही होती है, अमन आता है और कहता है कि कविता तुमसे एक बात बोलूं, अगर तुम मना नहीं करोगी तो। तभी कविता कहती है कि नहीं, क्या बात है। तभी वो कहता है कि देखो, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो कहती है कि आप अभी कह रहे हैं, मुझे तो खुद ऐसे हो रहा है कि मैं क्या करूं, मैं छोड़ के जाऊं कि ना जाऊं आपको, और मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहती हूँ। मुंबई इतना बड़ा शहर है, मैं उस शहर में रही हूँ, लेकिन मुझे गांव का जो प्यार है, प्रेम है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। कविता अपने पिताजी को फोन लगाती है। जब उसके पिताजी उसको उसकी आवाज को सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। कहते हैं कि बेटा तू कहाँ पे है, हमने 2 साल का समय ऊपर जा रहा है, तुमको बहुत ही ज़्यादा ढूँढने की कोशिश की और तुमको बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने ढूँढा, लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। लेकिन अचानक तुम कहाँ से बोल रही हो और कहाँ पे हो इस टाइम? तभी जो कविता होती है वो कहती है कि पिताजी आप परेशान ना होइए, मैं लखनऊ के एक गाँव में हूँ। वो कहते हैं कि तुम वहाँ कहाँ चली गई? तभी वो सारी बातें बताती है और कहती है कि पिताजी, एक शख्स था जिसकी वजह से आज मेरी जान बची है, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो गया होता मेरे साथ। उसके पिताजी कहते हैं कि कहाँ है वो लड़का, उसको फ़ोन दो, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ और पता बताओ, मैं तुमको लेने आ रहा हूँ। तभी कविता कहती है कि पिताजी आप लेने मत आइए, मैं आपको बात करा रही हूँ। और वो तुरंत अमन को फ़ोन देती है और कहती है कि मेरे पिताजी हैं, थोड़ा सा बात कर लीजिए। जब अमन फ़ोन लेता है तो प्रणाम नमस्कार करने के बाद वो तुरंत कहता है कि हाँ बोलिए। उसके पिताजी रोने लगते हैं उसके सामने और कहते हैं कि बेटा तूने मेरी बेटी की ज़िंदगी बचाई है, उसका कर्ज मैं तुमको कैसे चुकाऊंगा और कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं, मैं यही सोच रहा हूँ। तभी वो कहता है कि पिताजी धन्यवाद करने की कोई बात नहीं है, इंसानियत के नाते मैंने इसकी मदद की। अमन कहता है कि पिताजी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। और जो कविता होती है वो तुरंत फ़ोन ले लेती है और कहती है कि पिताजी अगर आप धन्यवाद करना चाहते हैं तो आप और जो मेरी माँ है और मेरे भाई को लेकर के लखनऊ मैं पता दे रही हूँ, आप इसी एड्रेस पे आ जाइए और हमारी और जो अमन है इसकी शादी करा दीजिए। मैं अमन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन जो अमन के माता पिता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम इतने बड़े घर से हो और मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ अपने बेटे की। तभी जो कविता होती है वो बताने लगती है कि पिताजी शायद आप ये नहीं ना सोच रहे हैं कि मैं कोठे से भाग करके आई हूँ कि मैं अपने बेटे से तुम्हारी शादी कैसे करवा दूँ। तो जो अमन के माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटी ऐसा कुछ मत सोचना, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से तो वहाँ पे गई नहीं थी, तुम्हें कोई ले करके गया था। लेकिन बेटा तुम्हारी जो अच्छाई है, तुम्हारी जो गुण है, उसको देख करके हम तो बहुत ही आकर्षित हो गए हैं और हमें ऐसी ही बहू चाहिए थी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं अमन के माँ से यही बात कर रहा था कि अगर ऐसी ही बहू हमारे घर में आ जाए तो हमारा घर बस जाए। हम यही सोच रहे थे, लेकिन तुमने तो हमारे मुँह की और हमारी सोची हुई बात तुमने सही कर दी। तभी कविता अपने माता-पिता को भी बुलाती है। जब वो सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद वो लोग बहुत सारा पैसा, रुपया, धन-दौलत लेकर के आते हैं और आने के बाद इनकी जो स्थिति होती है अमन के माता-पिता की, वो बिल्कुल ही बदल जाती है और घर पर जो इनका
मकान होता है, कविता कहती है कि पहले मकान बने, उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। और मकान का भी काम लग जाता है और मकान बनने लगता है, और मकान देखते ही देखते महीनों दिन में बन के बहुत ही आलीशान महल बन के तैयार हो जाता है। और इसके बाद जो उसके माता पिता होते हैं, जो कविता के, वो सारे लोग मिल करके इन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से करा देते हैं, और इनका परिवार बस जाता है। और एक गरीब एक गरीब लड़के को एक अमीर लड़की बहुत ही कम दिनों में करोड़पति बना देती है। अमन की एक अच्छाई पर वो लड़की फिदा हो जाती है, और उसके माता पिता के जो प्यार समर्पण होता है उस पे वो बहुत ही ज़्यादा फिदा हो जाती है। और इसके बाद देखिए कि कैसे दिन समय पलटते देर नहीं लगती है, और उन लोगों का दिन समय ऐसा हो जाता है कि उनके गांव में कोई टक्कर का नहीं होता है। दोस्तों, जो कविता के माता पिता होते हैं वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अमन कविता से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और ये सब जब देखते हैं उनके माता पिता कविता के, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने भी जैसा सोचा था दामाद, वैसा ही हमें दामाद मिला है, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। और इसके बाद वो लोग बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं कविता को, और शादी होने के बाद वो लोग अपने घर वापस मुंबई लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी की ज़िंदगी पर जो दाग धब्बे लगे हैं, अगर किसी मजबूरी में लग गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उससे कोई शादी ही ना करे, ना ही उससे कोई विवाह करे, क्योंकि वो लड़की जान करके तो आई नहीं थी वहाँ उस कोठे पर, उसे तो लाया गया था। और इसके बाद अमन ने उसे अपना करके एक नई जिंदगी दे दी। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।